नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइमलेस रिडल्स में। आज हम इतिहास के एक ऐसे काले दिन की पड़ताल करेंगे जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है 23 जून 1985 की, जब अटलांटिक महासागर के ऊपर हवा में एक विमान फट गया था। यह था एयर इंडिया का विमान फ्लाइट 182, जिसे सम्राट कनिष्क के नाम से जाना जाता था। उस दिन यह शानदार बोइंग 740 विमान अपनी सामान्य उड़ान पर था, जो मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए दिल्ली जा रहा था। विमान में 329 लोग सवार थे, जिनमें से 280 कनाडाई नागरिक थे। इन यात्रियों में 86 बच्चे भी शामिल थे, जिनमें से 28 बच्चे तो 12 साल से कम उम्र के थे। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। यह इतिहास का सबसे भयानक हवाई हमला था और भारत के खिलाफ हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। लेकिन यह सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, बल्कि एक अनसुलझा राज है जिसके पीछे की सच्चाई आज भी अधूरी है। यह कहानी शुरू होती है कनाडा के वैंकूवर शहर से। इस हमले से ठीक एक दिन पहले 22 जून 1985 को एक शख्स ने वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक टिकट खरीदा। उसका नाम था एम सिंह और उसने कनाडा की एक एयरलाइन कनाडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट 60 से एक सूटकेस बुक कराया। यह सूटकेस वैंकूवर से टोरंटो और फिर मॉन्ट्रियल के रास्ते दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर ट्रांसफर होना था। एम सिंह ने सिर्फ सामान बुक कराया, लेकिन खुद विमान में नहीं चढ़ा। वह एक डमी पैसेंजर था जिसका एक ही मकसद सूटकेस को विमान में चढ़ाना था, ताकि सुरक्षा नियमों के अनुसार लावारिस सामान को विमान से न हटाया जाए। ठीक उसी समय एक और सूटकेस जापान के नारिता एयरपोर्ट पर बुक किया गया। यह भी एयर इंडिया के एक विमान में रखा जाना था। ये दोनों सूटकेस एक ही साजिश का हिस्सा थे। इस साजिश का मकसद था भारत के विमानों को एक ही दिन में दो अलग अलग जगहों पर धमाके से उड़ा देना। यह कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा भारत को दहलाने की एक सोची समझी चाल थी, जो 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से बदले की आग में जल रहे थे। इस ऑपरेशन का कोडनेम प्रोजेक्ट कनिष्क रखा गया था। 23 जून 1985 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट 182 मॉन्ट्रियल से लंदन के लिए रवाना हुई। विमान में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से ज्यादातर कनाडाई नागरिक थे। विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर आयरलैंड के तट से 176 किलोमीटर दूर 30,700 फीट की ऊंचाई पर था। यात्रियों में कुछ परिवार ऐसे थे जो भारत में छुट्टियां बिताने जा रहे थे या अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। विमान में सब कुछ ठीक था। अचानक सुबह 7:15 पर विमान का संपर्क राडार से टूट गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में एक ब्रिटिश विमान के पायलट ने नीचे से धुएं का गुबार उठते देखा। सम्राट कनिष्क हवा में फट गया था। विमान का मलबा और यात्रियों के शरीर अटलांटिक महासागर में बिखर गए। यह एक भयानक मंजर था। बचाव दल और जहाज तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें सिर्फ विमान के टुकड़े और यात्रियों के शव ही मिले। कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इसी बीच जापान के नारिता एयरपोर्ट पर दूसरा सूटकेस फटा। यह सूटकेस एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में रखा जाना था, जो बैंकॉक जा रही थी, लेकिन यह बम विमान में लोड होने से पहले ही फट गया। इस धमाके में एयरपोर्ट के 2 सामान उठाने वाले कर्मचारी मारे गए। अगर यह बम विमान में फटा होता तो एक और बड़ी त्रासदी हो सकती थी। जांच शुरू हुई, जो इतिहास की सबसे लंबी और महंगी आपराधिक जांचों में से एक बन गई। कनाडा, भारत, ब्रिटेन और आयरलैंड के जांचकर्ता एक साथ काम कर रहे थे। उन्हें शक था कि यह खालिस्तानी आतंकवादियों का काम था, जो 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से बदले की आग में जल रहे थे।
जांच का नेतृत्व करने वाले रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को कई सबूत मिले। उन्होंने सूटकेस में इस्तेमाल किए गए बम के बचे हुए टुकड़ों से पता लगाया कि उसमें एक ट्विन एक्स डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। इस डेटोनेटर को बनाने वाले शख्स की तलाश शुरू हुई। इसी बीच पुलिस ने वैंकूवर में सिख अलगाववादियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। मुख्य संदिग्ध के तौर पर तलविंदर सिंह परमार का नाम सामने आया, जो बब्बर खालसा का एक खतरनाक नेता था। परमार इस हमले का मास्टरमाइंड था। उसके साथ इंद्रजीत सिंह रेयत, तारा सिंह हांडा और रिपुदमन सिंह मलिक भी शामिल थे। रेयत वह शख्स था जिसने बम बनाने का काम किया था। वह एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक था और बम बनाने में माहिर था। उसने एक गवाह के सामने बम के बारे में डींगें भी मारी थीं। जांच के बावजूद पुलिस के पास ठोस सबूतों की कमी थी। कई गवाहों ने मुकर जाना शुरू कर दिया और कुछ तो संदिग्ध हालात में मारे भी गए। पत्रकार तारा सिंह हांडा की 1998 में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो इस मामले में एक जरूरी गवाह साबित हो सकते थे। इस गवाह की मौत ने जांच को और भी मुश्किल बना दिया। इंद्रजीत सिंह रेयत को 1991 में गिरफ्तार किया गया। उसने नारिता धमाके के लिए एक विस्फोटक डिवाइस बनाने की बात कबूल कर ली। उसे 10 साल की सजा हुई, लेकिन उसने एयर इंडिया की फ्लाइट 182 के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। 2003 में रिपुदमन सिंह मलिक और सह आरोपी अजैब सिंह बागरी पर मुकदमा चला। यह कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा और लंबा मुकदमा था, जिसकी लागत करोड़ों डॉलर में थी। अदालत में करीब 19 महीने तक सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों और सबूतों को पेश किया, लेकिन वे मलिक और बागरी को दोषी साबित नहीं कर पाए। 2005 में दोनों को बरी कर दिया गया। यह फैसला कनाडा के न्याय इतिहास में सबसे विवादित फैसलों में से एक माना जाता है। इस फैसले ने पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। लोगों के मन में यह सवाल था कि आखिर असली मास्टरमाइंड कौन था और क्यों न्याय नहीं मिला। इसके बाद 2006 में इंद्रजीत सिंह रेयत ने अपनी बात बदल दी। उसने कबूल किया कि उसने ही फ्लाइट 182 के लिए बम बनाया था और वह जानता था कि इसका मकसद क्या था। उसने इस मामले में झूठ बोलने के लिए बाद में झूठी गवाही देने का आरोप स्वीकार किया, जिसके लिए उसे 9 साल की ओर सजा हुई। लेकिन वह कभी इस हमले के लिए सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया गया। तलविंदर सिंह परमार को 1992 में भारत में पंजाब पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मार दिया गया, जिससे उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चला। इस हमले का एक और सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू सुरक्षा एजेंसियों की गलती थी। जांच आयोगों ने बाद में खुलासा किया कि कनाडा की कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस (CSIS) और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) को हमले के बारे में पहले से जानकारी थी। उन्हें संदिग्धों की बातचीत को ट्रैक करने के लिए कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। एक रिपोर्ट में बताया गया कि CSIS के पास एक गवाह था जिसने उन्हें साजिश के बारे में बताया था, लेकिन इस गवाह को सही तरीके से नहीं संभाला गया और उसकी जानकारी पर ठीक से काम नहीं किया गया। इस लापरवाही के कारण ही 329 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। 2010 में एक जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस हमले को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रही थीं। कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने इस नाकामी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, जो इस बात का एक बड़ा सबूत था कि सरकार की ओर से बड़ी लापरवाही हुई थी। आज भी 39 साल बाद इस मामले में न्याय अधूरा है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा तो मिला, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। रिपुदमन सिंह मलिक की 2022 में वैंकूवर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इस मामले का एक और अध्याय बंद हो गया और मास्टरमाइंड का राज और भी गहरा हो गया। एयर इंडिया फ्लाइट 182 का बम धमाका सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, एक अधूरी जांच थी और न्याय की एक ऐसी लड़ाई थी जो आज भी जारी है।
यह हमें सिखाता है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती और कभी-कभी सच्चाई का सामना करना न्याय पाने से ज्यादा मुश्किल होता है। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली गुनहगारों को कभी पूरी तरह से सजा मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्य से भरी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल टाइमलेस रिडल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।